नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजस्थान बाढ़ से बेहाल है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से 18 बांधों में से 5 ओवरफ्लो हो चुके हैं। बांधों का पानी डैम की चहारदीवारी के ऊपर होकर बह रहा है, जिससे इन बांधों के किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सवाई माधोपुर में 5 डैम ओवरफ्लो होने से आसपास के गांवों की ओर जाने वाली सड़कें और रास्ते सब पानी में डूब गए हैं, जिससे यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जान हथेली पर लेकर यहां के लोग पानी के इसी समंदर से गुजरने को मजबूर हैं। ओवरफ्लो हो चुके बांधों का पानी इनके किनारे बसे गांवों में जा घुसा है। फसलें डूब चुकी है। रास्ते और सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के चलते त्रिवेणी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का पानी तटबंध तोड़कर सड़कों और हाईवे से होकर बह रहा है, जिससे भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ राजमार्ग बंद हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राजस्थान के बूंदी में हो रही भारी बारिश के चलते मेज नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बिलकेश्वर महादेव मंदिर गए 12 श्रद्धालु मंदिर की पहाड़ी पर ही फंस गए। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। राजस्थान के बूंदी में हो रही भारी बारिश के चलते मेज नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बिलकेश्वर महादेव मंदिर गए 12 श्रद्धालु मंदिर की पहाड़ी पर ही फंस गए। इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से उसका पानी शहर के जुड़े झूसी इलाके में सड़कों पर आ गया है। सड़कों और खेतों में नाव चल रही है। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लगभग 25 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। यूपी के गाजीपुर में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। हर घंटे 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे रहने वाले लोग खौफजदा हैं। नदी का कहर कभी भी इन लोगों पर टूट सकता है, जिसकी वजह से नदी के आसपास रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 105 पिस्टल जब्त की। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में बीती रात एक शख्स को किसी ने गोली मार दी। गंभीर स्थिति में उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमलावर कौन था और किस मकसद से हमला किया गया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक महिला ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ गुंडों को सबक सिखाया, बल्कि अपनी इज्जत भी बचाई। ये महिला रात के वक्त घर लौट रही थी, तभी कुछ मंचलों ने उसे अगवा कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं पुलिस इस मामले को दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक युवती ने गैस एजेंसी के मैनेजर और उसके बेटे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित उसी एजेंसी में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती है। आरोपी है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यहाँ झीलवाला पार्क में एक पेड़ पर युवक की लाश लटकी मिली। दिल्ली पुलिस ने 3 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 700 फर्जी आई कार्ड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग भोले भाले लोगों पर सीबीआई अधिकारी बनकर धौंस जमाते थे और उनसे पैसे लेते थे। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही कई इलाकों में सड़कों पर लंबी कतारें लगी। दिल्ली के लाल किला इलाके में रिहर्सल के चलते भी कई सड़कें बंद की गईं, जिसके चलते आज सुबह से ही गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जश्न आजादी कार्यक्रम के तहत रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। सामुदायिक हिंसा बिल पर लोकसभा में आज बहस होगी। स्पीकर ने कांग्रेस को इस पर चर्चा का भरोसा दिलाया है। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार सोनिया गांधी ने खुलकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 11 हफ्ते की मोदी सरकार में 600 सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हुई। केरल में प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। एआईएडीएम के सांसद थम्बी दुरई का लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनना तय हो गया है। थम्बी ने इस बाबत नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधवार को डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस के भी समर्थन करने से वो निर्विरोध चुने जाने वाले हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए नामांकन में थम्बी दुरई के लिए लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज प्रस्तावक बने। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके नाम का अनुमोदन किया। थम्बी दुरई से पहले 1985 से 1989 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। माना जा रहा है कि थम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर बनाकर मोदी सरकार विपक्ष को बांटने और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को खुश करने का काम कर रही है।
सरकार मौजूदा संसद सत्र की समय सीमा कुछ दिन और बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ये तय किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद को प्रणाम करने की तारीफ की। राष्ट्रपति ने मौजूदा सांसदों से संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 वरिष्ठ सांसदों को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया। राज्यसभा सांसद कर्ण सिंह, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बार का सर्वश्रेष्ठ एमपी अवार्ड दिया गया। लोकसभा में जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर चर्चा हुई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत की। कल ही यूपीए के समय के बिल को वापस लेकर मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल में कॉलेजियम सिस्टम का प्रावधान नहीं है, यानी जजों की नियुक्ति अब सिर्फ जज ही मिलकर नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसमें सरकार की भी एक भूमिका होगी। राज्यसभा से सरकार ने सेबी अमेंडमेंट बिल पास करा लिया। इस बिल के जरिए सेबी को और ज्यादा ताकतवर बनाया गया है और सेबी को तलाशी लेने के साथ साथ जब्ती करने का भी अधिकार दिया गया है। लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पेश किया गया। बिल को महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा में रखा। नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 से 16 साल करने का प्रावधान इस बिल में है। राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री रेखा संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इससे पहले राज्यसभा में उनके गैर हाजिर रहने का मामला जोर शोर से उठा था, जिसके बाद वो संसद में दिखाई दी। अभिनेत्री से नेता बनी राखी सावंत संसद की कार्यवाही देखने पहुंची। सदन की कार्यवाही को लेकर राखी बेहद उत्साहित नजर आईं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सोनिया राहुल को राहत देते हुए पेशी से छूट दी थी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने धनबाद में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रसाद ने कहा, मोदी और शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन उनका पूरा खानदान मिलकर भी अगले 100 सालों तक कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकता। साथ ही बीके हरिप्रसाद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में विवादित बयान दिया है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि वाजपेयी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे तो कोर्ट से ये कहकर बरी हुए थे कि आंदोलन में वो हिस्सा नहीं ले रहे। भारत रत्न पर सरकार के मंत्रियों के अलग सुर हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मेजर ध्यानचंद का नाम भारत रत्न के लिए पीएमओ को भेजा गया है, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू इनकार करते रहे। दरअसल गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के संसद में दिए लिखित जवाब के बाद मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने के कयास लगने लगे थे। रिजिजू ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश पीएमओ को भेजी है, जो कि पीएमओ को मिल भी गई है। दिवंगत हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश किए जाने के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी। पिछले साल भी मेजर ध्यानचंद का नाम उछला था, लेकिन ऐन वक्त पर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया गया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भले ही भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश करने की बात कही, लेकिन उनके सीनियर यानी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत रत्न को लेकर अभी कोई विचार नहीं हुआ। और भारत रत्न की तरफ बात करें तो अटल जी को देने की बात सर, कब तक ये घोषणा हो सकती है, क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न विचाराधीन नहीं है। वेंकैया नायडू ने भी कहा कि भारत रत्न दिए जाने को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। सरकार ने 14 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। इसमें टीम इंडिया के गेंदबाज आर अश्विन, बैडमिंटन खिलाड़ी वी रिजू, बॉक्सर जय भगवान, पहलवान सुनील राणा के नाम शामिल हैं। वहीं इस साल खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। संसद में टीएमसी और टीडीपी के सांसद एक कमरे को लेकर आपस में भिड़ गए। टीडीपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसदों ने उनके कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट हटा दी और उसके सांसद कमरे के भीतर जाकर बैठ गए। हालांकि टीएमसी सांसदों ने इस आरोप का खंडन किया है। टीएमसी और टीडीपी के बीच झगड़ा कमरा नंबर 5 को लेकर हुआ। टीडीपी का दावा है कि कमरा नंबर 5 उनके सांसदों के लिए आवंटित है, जबकि टीएमसी सांसद इसे अपना कमरा बता रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि कमरा नंबर 5 उन्हें मिला है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से हमें रूम नंबर 5 आवंटित हुआ है। हमारे 46 सांसद हैं, हम क्यों कहीं और बैठे। टीडीपी को तीसरी मंजिल पर कमरा मिला है, वो वहां जाएं। कमरा नंबर 5 को लेकर छिड़े इस घमासान की टीडीपी ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से शिकायत की, जिसके बाद स्पीकर ने टीडीपी और टीएमसी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया। दोनों दलों के सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।
आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन्होंने 16 अगस्त से जंतर मंतर पर धरना देने की बात कही है। पूर्व कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है और अरविंद केजरीवाल के आसपास रहने वाले चंद लोग बेतुके फैसले ले रहे हैं। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने लालू और नीतीश की दोस्ती का बचाव किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मंत्री रहते भी उन्हें भ्रष्टाचार से दो चार होना पड़ा था। जब एक महीने में उनके घर का बिल 25,000 रूपये आया था। मांझी के मुताबिक इस बिल से सेटलमेंट उन्हें 5,000 रूपये में किया। मुंबई आज से टैक्सी और ऑटो का किराया 2-2 रुपए बढ़ जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़े हुए किराए लागू होने पर अब मुंबई करों को 1.5 किलोमीटर की दूरी टैक्सी से तय करने के लिए 19 की जगह 21 रूपये देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए लेह में कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है, उसके पास सीधी लड़ाई की ताकत नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जवान युद्ध के मुकाबले पाकिस्तान के छद्म युद्ध के चलते ज्यादा शहीद हो रहे हैं, निर्दोष लोग निशाना बन रहे हैं। लेह में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैनिकों को बेहतर और आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में चिटक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 44 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, सीएम और उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष चावला भी थे। करगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मोदी ने कहा कि न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा। भाई बहनों, मैंने पीड़ा उठाया और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। करगिल में पीएम मोदी ने कहा कि वो उस पुरानी मान्यता को बदलना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। मोदी ने कहा जब पिछली बार वो करगिल आए थे तो यहाँ गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। मोदी ने कहा कि टाइगर हिल जीतने का जश्न उन्हें आज भी याद है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह में बिजली ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी। उन्होंने 330 किलोमीटर लंबी लेह कारगिल श्रीनगर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में 4 सड़कों के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करके भी जम्मू कश्मीर को 4 बड़े महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी बने, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ के कर्ज माफी का तोहफा भी जम्मू कश्मीर को दिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कश्मीर पर यह ब्याज बकाया था, जिसे माफ करने का ऐलान मोदी ने किया। मोदी ने कहा पहले के पीएम कई सालों तक कश्मीर नहीं आते थे, लेकिन वो तो एक महीने में 2-2 बार यहाँ आए हैं। कश्मीर में मोदी ने 3P का नया फॉर्मूला दिया। इसका मतलब है उन्होंने प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन को कहा। लेह के पोलो ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की पारंपरिक ड्रेस पहन रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला जासूसी कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत दी है। महिला जासूसी कांड की जांच करने की मांग करने वाले गुजरात के निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा की अर्जी पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। निलंबित आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा ने जासूसी कांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। एयरसेल मैक्सिस डील में पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मारन बंधुओं के खिलाफ जल्द ही इस केस में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची सीबीआई कोर्ट से फिर झटका लगा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में फूलन देवी मर्डर केस में दोषी शेर सिंह राणा की सजा पर बहस पूरी हुई। शेर सिंह राणा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की। मुंबई में एक मॉडल के साथ रेप के आरोपों के मामले में मुंबई पुलिस ऑफिसर सुनील पारस्कर को अग्रिम जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सोहेब इलियासी के खिलाफ पति की हत्या के मामले में आरोप तय कर दिए। के बाद सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के द्वारका इलाके में देर रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की।
ठाणे के उल्लासनगर में अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के बांदा इलाके में समाजवादी पार्टी के एक नगर अध्यक्ष और उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के प्रतापगढ़ में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रों पर जानलेवा हमला कर दिया। यूपी के पीलीभीत में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के लापता होने का मामला सामने आया। यूपी के कानपुर में एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक ने एक महिला थाना प्रभारी पर मारपीट और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। यूपी के कन्नौज में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के राजनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की। यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़की को बेचे जाने के मामले में पुलिस ने एक लड़की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के बेगूसराय में बिहार शरीफ सदर अस्पताल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के अंदर बिजली गुल है और मरीज गर्मी से बेहाल। अस्पताल के अंदर रोशनी के लिए मोमबत्तियों का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल जनरेटर ठेकेदार का 80 लाख रुपए बकाया है, जिसकी वजह से अस्पताल को अब जनरेटर की सुविधा नहीं दी जा रही।